नमस्ते क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपकी टेक्स्ट बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के कुछ विषय में अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आपकी इस किताब में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब है कि इस चैप्टर के बाद हमें सिर्फ 2 और चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा 5वां अध्याय है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये इतिहास का एक ऐसा दौर है जो यूरोप में सोच, कला और समाज में आए जबरदस्त बदलावों का गवाह बना। अगले कुछ समय में हम इस दौर को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे और इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर ये अद्भुत बदलाव कैसे और क्यों हुए। इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले हम रेनेसेंस या पुनर्जन्म का मतलब समझेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब इटली में ही क्यों शुरू हुआ। उसके बाद हम मानवता पर नए फोकस यानी ह्यूमनिज्म के बारे में बात करेंगे। अगले सेक्शन में हम कला और वास्तुकला में हुई रचनात्मकता के विस्फोट को देखेंगे और फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर उठे बड़े विवादों को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इस दौर ने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल दिया। ये स्ट्रक्चर हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे हर एक बदलाव पिछले बदलाव पर बनकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ टाइम ऑफ रीबर्थ। हम इससे पहले आगे बढ़ें, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेनेसांस शब्द का आखिर मतलब क्या है और किसने सबसे पहले इस दौर को ये नाम दिया। ये पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है, इसलिए यहाँ से शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेनेसांस एक फ्रेंच शब्द है जिसका आसान भाषा में मतलब होता है पुनर्जन्म यानी रीबर्थ। अब ये शब्द 19th सेंचुरी के इतिहासकारों ने इस्तेमाल करना शुरू किया उन सांस्कृतिक बदलावों को बताने के लिए जो 14th से 17th सेंचुरी के बीच पूरे यूरोप में फैले। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है स्विस स्कॉलर जेकब बर्कहार्ट का। उन्होंने अपनी एक मशहूर किताब में ये तर्क दिया कि इस दौर में एक नई तरह का व्यक्ति, एक नया इंडिविजुअल सामने आया, एक ऐसा इंसान जो अपने फैसले खुद ले सकता था और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता था। ये उस मध्ययुगीन इंसान से बिल्कुल अलग था जिसके दिमाग पर ज्यादातर चर्च का कंट्रोल हुआ करता था। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन दो दौरों के बीच सोच में कितना बड़ा फर्क आया। मिडिल एजेस यानी मध्ययुग में जीवन चर्च के इर्द गिर्द घूमता था, नजरिया चर्च सेंट्रिक था। लेकिन रेनेसांस के दौरान फोकस इंसान पर आ गया और नजरिया ह्यूमन सेंट्रिक बन गया। जहां मिडिल एजेस के लोग पुराने ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन को बहुत दूर की बीती हुई बात मानते थे, वहीं रेनेसांस के थिंकर्स उसे एक मॉडल मानते थे जिसकी तारीफ की जानी चाहिए और जिसे अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति अब सिर्फ एक समूह का छोटा सा हिस्सा नहीं था। अब ये विश्वास बढ़ने लगा कि हर इंसान अनोखा है और अपनी किस्मत खुद बना सकता है। यहाँ तक कि दुनिया का नक्शा भी बदल गया जब नई खोजों ने उस पुरानी मान्यता को गलत साबित कर दिया कि भूमध्य सागर ही दुनिया का केंद्र है। और अब हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। अब जब हम समझ गए हैं कि रेनेसांस क्या था, तो हमें ये पूछना होगा कि ये वहाँ क्यों हुआ जहाँ ये हुआ। आखिर ये महान सांस्कृतिक पुनर्जन्म यूरोप में कहीं और नहीं बल्कि खास तौर पर इटली के शहरों में ही क्यों शुरू हुआ। चलिए पता लगाते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद इटली राजनीतिक रूप से टूटा हुआ था, फ्रैगमेंटेड था। कोई एक मजबूत सरकार नहीं थी। लेकिन इटली के समुद्र तटीय शहरों की किस्मत बहुत तेजी से बदलने वाली थी और इसका पूरा क्रेडिट जाता है व्यापार को। अमीर बाइजेंटीन एम्पायर और इस्लामिक देशों के साथ बढ़ते व्यापार ने इन बंदरगाहों वाले शहरों को एक नई जिंदगी दी और ये शहर बेहद शक्तिशाली और अमीर होने लगे। ये इटालियन शहर बाकी यूरोप से बहुत अलग थे। फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर असल में रिपब्लिक्स यानी गणराज्य थे। इनकी सबसे खास बात ये थी कि यहाँ के अमीर सौदागर और बैंकर सिर्फ बिजनेस नहीं करते थे, बल्कि वो सरकार चलाने में भी पूरी तरह से शामिल थे। यहाँ सत्ता चर्च या सामंती जमींदारों के हाथ में नहीं थी। इससे लोगों में नागरिक होने का गर्व और एक अपनेपन की भावना पैदा हुई। और जब किसी शहर में दौलत और सोचने की आज़ादी दोनों एक साथ हों, तो वहाँ कला और ज्ञान का विकास होना लाजमी है। अमीर लोगों ने कलाकारों और लेखकों को संरक्षण दिया, जिससे क्रिएटिविटी को एक नया और रोमांचक मंच मिला। अब हम पहुंचते हैं रेनेसांस के वैचारिक सेंटर पर, अ न्यू फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, जिसे बेहतर तरीके से ह्यूमैनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये उस युग का मुख्य दर्शन था, इंसानी क्षमता, गरिमा और शिक्षा के बारे में सोचने का एक क्रांतिकारी तरीका, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो आखिर ये ह्यूमनिज्म था क्या?
असल में 15th सेंचुरी में ह्यूमनिस्ट शब्द उन टीचर्स के लिए इस्तेमाल होता था जो ग्रामर, रेटरिक, पोएट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। ये शब्द खुद लैटिन शब्द ह्यूमनिस्टा से आया है। ह्यूमनिज्म का मूल विचार पुराने ग्रीक और रोमन लेखकों के काम का गहरा अध्ययन करना और उसे समझना था। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी जरूरी है, ह्यूमनिज्म धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसने उन स्किल्स पर जोर दिया जो जोरदार बहस और चर्चा के जरिए विकसित की जा सकती थी। ह्यूमनिस्ट जोवानी पिको डेला मिरांडोला का ये कोट उस समय की भावना को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाता है। वो इशारा कर रहे हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान विचारकों के लिए ये बात बिल्कुल साफ थी कि सच्चाई की खोज के लिए बहस और चर्चा से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। ये साफ तौर पर ह्यूमनिस्ट विश्वास को दिखाता है कि तर्क, दलील और इंसानी गरिमा ही ज्ञान तक पहुंचने का असली रास्ता है। फ्लोरेंस जैसे शहर इस नई सोच के एपिसेंटर्स बन गए। आपकी स्क्रीन पर 1470 का फ्लोरेंस का एक स्केच है। ये शहर सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने असाधारण नागरिकों के लिए भी मशहूर हुआ। दांते जैसे महान लेखक और जियोटो जैसे क्रांतिकारी कलाकार इसी अनोखे माहौल की देन थे। फ्लोरेंस पूरे आंदोलन का बौद्धिक दिल बन गया, जो पूरे यूरोप से विद्वानों, कलाकारों और विचारकों को अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींचने लगा। तो क्या होता है जब आपके पास सोचने का ये नया तरीका हो? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ह्यूमनिस्ट विचारों ने कला, वास्तुकला और ज्ञान के प्रसार में एक रचनात्मक विस्फोट ला दिया। ये अगला सेक्शन हमें दिखाता है कि जब हमारा नजरिया बदलता है तो हमारे आसपास की दुनिया कितनी खूबसूरती से बदल सकती है। कला की दुनिया में तो एक सच्ची क्रांति आ गई। यहाँ आप माइकलैंजेलो की अद्भुत मूर्ति द पिएटा और लियोनार्डो दा विंची का एक सेल्फ पोर्ट्रेट देख सकते हैं। इस दौर के कलाकार रियलिज्म यानी यथार्थवाद के दीवाने हो गए। वो ऐसी पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाना चाहते थे जो बिल्कुल जीवंत लगें। उन्होंने तो अपनी कला को जितना हो सके सटीक बनाने के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया। और एक चीज और बदली, कलाकार को अब एक साधारण कारीगर नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जीनियस के रूप में देखा जाने लगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपसे बेहतर कौन जानता है? लियोनार्डो दा विंची थे, असली रेनेसांस मैन, जिनकी दिलचस्पी विज्ञान से लेकर कला तक फैली हुई थी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सदियों तक यूरोप में ऊंचे नुकीले मेहराबों वाली गॉथिक स्टाइल का बोलबाला था, लेकिन रेनेसांस के दौरान आर्किटेक्ट्स ने प्राचीन रोम की शैली को फिर से जिंदा कर दिया। इसका एक शानदार उदाहरण फ्लोरेंस का डुओमो है, जिसका विशाल गुंबद फिलिपो ब्रूनेलेस्की ने डिजाइन किया था। आर्किटेक्ट्स प्रेरणा लेने के लिए सच में पुराने रोम के खंडहरों में जाकर स्टडी करते थे और क्लासिकल स्टाइल को वापस लाए, जिसमें बड़े बड़े गुंबद और गोल मेहराब हुआ करते थे। और फिर आया वो आविष्कार जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, प्रिंटिंग प्रेस। 1455 में योहानस गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप का इस्तेमाल करके बाइबल छापी। जरा सोचिए, इससे पहले किताबों को हाथ से कॉपी करना पड़ता था, जिससे वो बेहद महंगी और दुर्लभ होती थीं। लेकिन अब क्लासिकल ग्रंथ जो कभी कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होते थे, अब आम जनता के पास भी पहुंच सकते थे। नए विचार और ह्यूमनिस्ट कल्चर इटली से पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गए, और जैसे जैसे लोगों को किताबें आसानी से मिलने लगीं, साक्षरता दर भी बढ़ने लगी। इन नए विचारों का फैलना स्वाभाविक रूप से अगले चरण की तरफ ले गया, सत्ता पर सवाल उठाना। सेक्शन 5 में हम क्रिश्चियनिटी के अंदर हुए विवादों को देखेंगे। जैसे जैसे ह्यूमनिस्ट सोच फैली, लोगों ने उस समय की सबसे शक्तिशाली संस्था कैथोलिक चर्च के तौर तरीकों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इससे बड़े विवाद खड़े हो गए। ये स्लाइड इस संघर्ष को बिल्कुल साफ साफ समझाती है। स्थापित चर्च ये सिखाता था कि पादरी ही लोगों और भगवान के बीच जरूरी मध्यस्थ हैं। वो इंडल्जेंसेस नाम के दस्तावेज बेचते थे, जिससे पापों से माफी का वादा किया जाता था। सभी धार्मिक ग्रंथ लैटिन में थे, जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते थे। इसके विपरीत क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट्स ने इन सभी बातों को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि हर व्यक्ति का भगवान से सीधा रिश्ता होना चाहिए, कि धर्म सरल और लालच से मुक्त होना चाहिए, और ये कि बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए ताकि लोग उसे खुद पढ़ सकें। उन्होंने दावा किया कि असली शक्ति व्यक्तिगत विश्वास में है, किसी संस्था में नहीं। इन ज्वलंत बहसों के बीच 1517 में मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन मंक ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियान छेड़ दिया। उन्होंने तर्क दिया कि मुक्ति पाने के लिए किसी रस्म या पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान में विश्वास ही काफी है।
इस क्रांतिकारी विचार ने पोप के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ दिए। प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत लूथर के विचार बहुत तेजी से फैले और ये पूरा आंदोलन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना गया। इसने यूरोप में क्रिश्चियनिटी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी मुख्य सेक्शन पर, ए न्यू व्यू ऑफ द यूनिवर्स। रेनेसांस की खोज की भावना सिर्फ कला और धर्म तक ही सीमित नहीं रही। आखिरकार इसने ब्रह्मांड के बारे में सदियों पुरानी मान्यताओं को भी चुनौती दी, जिससे साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। ये शायद सबसे बड़ा बदलाव था। हजारों सालों से चर्च द्वारा समर्थित नजरिया ये था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद और तारे सब उसके चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। लेकिन फिर निकोलस कोपर्निकस नाम के एक वैज्ञानिक ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया कि सूरज न कि पृथ्वी केंद्र में है और हमारा ग्रह भी उन कई ग्रहों में से एक है जो उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये था हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। कोपर्निकस ने खोज की एक ऐसी लड़ी शुरू की जिसे कोई रोक नहीं सका। उनके बाद योहानस केपलर ने दिखाया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथ यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। फिर गैलीलियो गैलीलेई ने अपने शक्तिशाली नए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ऐसे अवलोकन किए जिन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत की पुष्टि की। और आखिर में आइजैक न्यूटन ने इसे अपने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से गणितीय रूप से साबित कर दिया। ये आधुनिक विज्ञान का जन्म था जो अवलोकन, गणना और प्रयोग पर आधारित था। तो इस दौर की स्थायी विरासत क्या है? एक तो ये कि सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच एक नया अंतर पैदा हुआ। व्यक्ति को अब एक निजी इंसान के रूप में देखा जाने लगा जिसका अपना विचारों का संसार है। एक कलाकार अब सिर्फ एक शिल्पकार नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। और दुनिया को देखने का नजरिया भी बढ़ा। ये अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था। लोगों ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना शुरू कर दी जो सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि व्यापार और ज्ञान से जुड़ी हो। हमारे आधुनिक जीवन के कई बुनियादी विचारों का जन्म इसी परिवर्तनकारी युग में हुआ। और अब मैं आपको आपके चैप्टर के अंत में दिए गए एक चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। वॉज देयर अ यूरोपियन रिनेसांस इन द 14th सेंचुरी? क्या ये दौर सच में एक अचानक नाटकीय पुनर्जन्म था या फिर बदलाव धीरे धीरे हो रहे थे और मिडिल एजेस के कई विचार आगे भी चलते रहे? ये आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक गर्म मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। इसी विचार के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद और आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर में।